देखिए महंगाई तो इन्होंने की आके, जब 150 रुपये लीटर पेट्रोल था वो तो महंगाई थी, अब 300 रुपये लीटर महंगाई हुई, यही करके गए और कौन करके गए। कौन सा इंसान है जिसको आप समझते हैं कि ये कल्प्रिट है, इसकी वजह से महंगाई हुई? सबसे बड़े लोग हमारे मुल्क पे हुक्मरान है, वो दूसरे बड़े अफसर है, वो सब चोर है। इंटरनेशनल चोर करार दे दिया गया उनको, तो वो आके फिर वज़ीर आज़म बनेंगे। हमारे वज़ीर आज़म हमारे सर पे बैठेंगे। मेट्रो बनाई जा रहे हैं, रोड बनाई जा रहे हैं, रोडों को हमने चाटना है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मोहम्मद अमान खान और आप देख रहे हैं अमान खान ऑफिशियल। आज हम मौजूद हैं शहर लाहौर में और बात करेंगे इस बढ़ती हुई महंगाई के बारे में आवाम से, कि आवाम का इस मुल्क के सिस्टम और हुक्मरानों के बारे में क्या पर्सपेक्टिव है। हुकूमत का कहना है कि शहरियों को देने के लिए इसके पास सब्सिडी मौजूद नहीं। यही वजह है कि 16 सितंबर को पेट्रोल की कीमतों में 26 रुपये इजाफे के बाद पेट्रोल की कीमत 331 रुपये हो गई है। तकरीबन एक साल के अरसे में बिजली की कीमतों में 100 गुना इजाफा हुआ है, लेकिन इसके मुकाबले में हुकूमत के पास IPPs को देने के लिए पैसे हैं और IPPs ने इस साल 1.3 ट्रिलियन डॉलर की सब्सिडीज़ मांगी हैं, जिसका मतलब है कि ये पैसे टैक्स की मद में आवाम की जेब से लिए जाएंगे और इस पैसे की मदद से IPPs और अमीरों को सब्सिडी दी जाएगी। इसकी वजह यह है कि पाकिस्तान जब से बना है तब से हम एक एड बेस इकॉनमी चला रहे हैं। इसकी वजह यह है कि हमारी इकॉनमी एक एड बेस इकॉनमी है। आज हम जाएंगे आवाम के पास और जानेंगे कि इनका इस हुकूमत और इस निज़ाम के बारे में क्या पर्सपेक्टिव है। आए चलें आवाम की तरफ। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? आपका बिल कितना आया है? और अंदाज़ा पिछले साल अगस्त का बिल क्या था? 1200-1300 से 10,000 रुपये। तो आप क्या समझते हैं कि इस मुल्क का जो निज़ाम है, मुल्क की इकॉनमी कैसे चल रही है? आपको इस मुल्क के निज़ाम के ऊपर कितना एतमाद है? ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह, नवाज शरीफ आएगा। आपको ऐसा लगता है कि नवाज शरीफ साहब कि मुल्क का निज़ाम चौथी दफ़ा प्राइम मिनिस्टर बनकर ठीक करेंगे? इंशाल्लाह वो इन्होंने खड़ोन ही नहीं, तुम दे रहे हैं कि थोड़े खड़ो जाते, इंशाल्लाह निज़ाम सेट हो जाएगा। आप क्या समझते हैं इस बात का जिम्मेदार कौन है कि नवाज शरीफ साहब 3 दफ़ा वज़ीर आज़म बने और फिर भी इस मुल्क का निज़ाम बेहतर नहीं हो सका? उन्हें नहीं हो जाएगा इंशाल्लाह। अगर वो गड्डी को बंदा ड्राइवर चलाना है ना तो उन्हें तंग नहीं करना चाहिए, उन्हें मंजिल तक पहुँचना चाहिए। उन्हें मंजिल तक पहुँचने के पहले कहने ले जा, वो फिर गलत गल है। वो फिर इस तरह काम नहीं चाहिए, वो मंजिल तक पहुँचा नहीं सकता। जो ड्राइवर मंजिल तक पहुँच जाएगा पता लगेगा यार हाँ गड्डी सही चला के ले आएगा, गलत ले आएगा। यह चीज़ सोचनी चाहिए जड़ियाँ लोग गाली गाल कट देंगे, गाली नहीं देनी चाहिए। अगर नवाज शरीफ गलत सी या जो भी सी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अगर निज़ाम पेट्रोल नहीं मिल रहा, महंगा हो गया, ये वो, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह इस मुल्क में मिल रहा है। शुक्र अदा करो, ना कहो कि महंगा हो गया। अगर ये 1000 रुपये लीटर मिलेगा तो इंशाल्लाह शुक्र अदा करने की सानू मिल रहा है। साढ़े को अगर पैसे होंगे साढ़े चीज़ मिलेगी तो असीं तंग होना। अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह दुआ करो अल्लाह पाक उन्होंने दोनों भरावां नूं सेहत देवे। और आर्मी नूं गालां नहीं करनियां चाहिए, लोग गलत कर रहे हैं। आर्मी नूं गालां नहीं करनियां चाहिए, वो साडे भैणां भरा ने गलत कर, किसी नूं गाल ना कड्डो, यह अच्छी गल नहीं। बिल्कुल मैं इस चीज़ के बरखलाफ है। अल्लाह पाक इन्होंने सेहत देवे दोनों भरावां नूं, इंशाल्लाह निज़ाम बदलणगे। पेट्रोल अगर महंगा हो गया तो कोई मसला नहीं, मैं पेट्रोल चला रही अल्हम्दुलिल्लाह, कोई मसला नहीं। और इंशाल्लाह कोशिश पूरी करांगे वोट आज की, अपना वादा है। आए नाजरीन, अब चलते हैं अगले शहरी की तरफ और जानते हैं कि इनका महंगाई के बारे में और इस हुकूमत और इस निज़ाम के बारे में क्या पर्सपेक्टिव है। अस्सलाम वालेकुम अंकल, इस दफ़ा वोट किसको डाल रहे हैं, फिर कास्ट कर रहे हैं? इमरान खान को। इमरान खान को। तो यहाँ पर तो पूरे माल रोड पे कोई नौजवान इंटरव्यू देने के लिए तैयार नहीं है। वो डरते हैं लोग, तो आपको डर नहीं लगता? क्या किस चीज़ का डरना है? जब वोट इसको देना तो डरना क्यों? क्या समझते हैं कि जो इमरान खान साहब हैं वो उनका इतना एक ओरा बन गया था कि ऐसा महसूस होता था कि अगला इलेक्शन के अगले 3 इलेक्शन भी खान साहब ही जीतेंगे, फिर अचानक हवाएं तब्दील हुई और वो वज़ीर आज़म के 178 वोटों से कैदी नंबर 804 में तब्दील हो गए। इसके पीछे क्या मुहर्रकात हैं जो आप समझते हैं? ये तो हमें भी नहीं पता है क्योंकि हम पढ़े लिखे नहीं है। साफ जो बात है हम तो यही है कि वो सही आया था तो उसको भी इन्होंने अंदर कर दिए बस। अच्छा अंकल, आप इस महंगाई की क्या वजह समझते हैं कि महंगाई का जिम्मेदार कौन है हकीकी तौर पर? देखिए महंगाई तो इन्होंने की आके, जब 150 रुपये लीटर पेट्रोल था वो तो महंगाई थी, अब 300 रुपये लीटर महंगाई हुई, यही करके गए और कौन करके गए।
आप समझते हैं कि तमाम महंगाई की वजह ये 16 माह की पीडीएम हुकूमत है? हाँ जी बिल्कुल। और खान साहब जिनका नाम लेते हैं, आप उनका नाम नहीं लेते? किनका? खान साहब किसका नाम लेते हैं? खान साहब जो गए यही करके गए और कौन करके गए? यही करके गए और कौन करके गए? कोई हो रहा है? तो अवाम तो कुछ लोगों का तो कहना है इस पूरे मुल्क के निज़ाम को मियाँ साहब चौथी दफ़ा वज़ीर आज़म बनकर ठीक करेंगे। सर वो आना ही नहीं है, उन्होंने वापस करना क्या है? आपको मियाँ साहब की वापसी की भी उम्मीद नहीं है? नहीं, उन्होंने आना ही नहीं है। वो इन्होंने चक्कर दिया हुआ लोगों को कि वो आ रहे हैं आ रहे हैं आ रहे हैं। तो आप समझते हैं कि ये जो अब इलेक्शन होने जा रहे हैं, इसमें जो निगरान हुकूमत का सेटअप है, जो बज़ाहिर तो निगरान नज़र नहीं आता, क्या वो एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवा सकते हैं जिसको अवाम का एतमाद हासिल हो? तो लगता है ऐसे है कि जैसे पक्के ही आ गए हैं, वो इलेक्शन कराने के मूड में नहीं है। तो पक्का तो कोई भी नहीं आ सकता। बस यही बात है। सही सही, ठीक है। तो अब फ़िलहाल अंकल ये बात बताइएगा कि इस माह आपका बिजली का बिल कितना आया है? सर मैंने कभी बिल जमा नहीं कराया, वाला साहब कराते हैं, जितना भी आए वो कराते हैं। ठीक हो। वैसे 3-4 माह से 10-10 हज़ार रुपये बिल आता है। पिछले साल इसी महीने में कितना बिल आया था? पिछले वाली मेरा कम आता था, तो इसके की तो अन्नी पे आए 2-3 महीने आते थे। सही। तो आपका ख्याल है कि ये जो इलेक्शंस होंगे इसके अंदर पीटीआई क्लीन स्वीप कर देगी? सर मुश्किल है, ये नहीं जीत सकते। खान साहब नहीं जीत सकते? खान साहब तो जीतेंगे, उनको इजाज़त मिल गई, वो सब सीटें ले जाएंगे इनसे। तो इजाज़त कौन है जो दे नहीं रहा उनको इजाज़त? जिन्होंने अंदर किया हुआ है। नाज़रीन, हम चलते हैं अगले शायरी की तरफ। इनका ये कहना है कि अगले इलेक्शन में इमरान खान साहब जीतेंगे, लेकिन मामला ये है कि यहाँ पे खान साहब के जितने नौजवान वोटर्स हैं वो बात करने के लिए तैयार नहीं हैं, कि उनका कहना है कि हम वोट तो इमरान खान को डालेंगे लेकिन बात हम इमरान खान की नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, इस बात का उन्होंने जिक्र नहीं किया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? सज्जाद अली। सज्जाद अली। तो सज्जाद अली साहब, आप कितने अरसे से ये काम कर रहे हैं? 2-3 साल हो गए। 2-3 साल हो गए। तो अब फ़िलहाल इस महीने बिजली का बिल कितना आया आपका? गालिबन 12,000 रुपये आया था। हम मर्दान में रहते ना, हम मर्दान में रहते पीछे। अच्छा, तो 12,000 रुपये बिल आया है आपका। तो पिछले साल कितना आया था इसी महीने में? 3,3500 लगभग आता। यानी इसका मतलब ये हुआ कि आपका बिल तो 200 गुना इजाफा हो गया आपके बिल में। हाँ जी, हाँ जी। तो क्या समझते हैं कि ये मुल्क के अंदर बढ़ती हुई महंगाई की वजह क्या है? करप्शन ज़्यादा है। अच्छा, आप समझते हैं कि मुल्क में तमाम इस महंगाई की बड़ी वजह हुक्मरानों की करप्शन है? हाँ, सब हुक्मरानों की करप्शन में। अच्छा, तो कौन किसको आप करप्ट समझते हैं और सारे निज़ाम का अल्टीमेटली कौन समझते हैं कि इसका जो विक्टिम तो इसकी आवाम है? कौन सा इंसान है जिसको आप समझते हैं कि ये कल्प्रिट है, इसकी वजह से महंगाई हुई है? सबसे बड़े लोग हमारे मुल्क पे हुक्मरान है, वो दूसरे बड़े अफसर है, वो सब चोर है। चोर हैं। तो आपका कहना ये है कि तमाम हुक्मरान चोर हैं। आप अगले इलेक्शन में वोट किसको डाल रहे हैं? किसी को नहीं डालते। इसकी क्या वजह है? वोट ही नहीं डालना किसी को? किसी को भी नहीं डालते। सारे एक ही जैसे होते, एक भी सही नहीं है। हाँ। सारी अवाम में सारे हुक्मरान एक जैसे हैं, आप किसी को वोट नहीं डालेंगे? किसी को वोट नहीं डालेंगे। सही। हाँ। तो आप इस बढ़ती हुई महंगाई में किस तरह गुजारा कर रहे हैं? जैसा कि आप बता रहे हैं, तो आप एक दिन में कितने पैसे कमा लेते हैं? बस ये तो अल्लाह का करम है, 700-800 रुपये कमा लेते हैं एक दिन का। सही सही। पहले इसमें कमाई ज़्यादा था, अभी दिन पर दिन कम होता है। सही। हाँ। अब फिलहाल महंगाई की वजह से आपकी जो आमदनी है वो कम हो गई है और आपके अखराजात ज़्यादा हो गए। ज़्यादा हो गया अखराजा। सही। तो आप लोग कितने बहन भाई हैं? हम 7 बहन भाई। 7 बहन भाई। हाँ। तो आप शादीशुदा हैं? नहीं, सही हमारा एक बड़ा है, और एक बहन का शादी हुआ, एक भाई का शादी हुआ। सही सही, ठीक। तो अब आपके जो बाकी भाई हैं वो पढ़ते हैं, स्कूल में जाते हैं, कोई तालीम हासिल कर रहे हैं? हाँ, स्कूल में जाते हैं। तो महंगाई की वजह से तो इनके खराजात में बड़ा तब्दील रद्दोबदल हुई होगी। ज़ाहिरी बात है, जब स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग चेंज हुआ इस महंगाई की वजह से। वो अभी वो सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं। सरकारी स्कूल में पढ़ता है, मतलब प्राइवेट में ख़र्चा ज़्यादा लगता है। हाँ।
पब्लिक स्कूल नहीं है, इसमें ख़र्चा ज़्यादा लगता है। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि इन्होंने बताया कि इनके बहन भाई स्कूल में तालीम हासिल कर रहे हैं। अब आप ये देखेंगे तो फिर वो लोग हैं जिनके बच्चे स्कूल पढ़ रहे हैं, लेकिन हमें बार बार ये हुकूमत की तरफ से एक ही बात सुनाई गई कि हमने इस मुल्क को डिफ़ॉल्ट होने से बचा लिया। और 18 महीने की PDM की गवर्नमेंट बार बार एक बात कहती रही कि ये मुल्क हमने डिफ़ॉल्ट होने से बचा लिया, वरना इस मुल्क की सूरत हाल श्रीलंका की तरह हो जाती। तो मैं आपको बताता, ह्यूमन राइट कमीशन की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में तकरीबन 2 करोड़ 20 लाख बच्चे स्कूल से बाहर हैं, जो कि श्रीलंका की आबादी से ज़्यादा बनते हैं। तो भाईजान, आप पता नहीं किसको बता रहे हैं कि ये मुल्क डिफ़ॉल्ट होने जा रहा है, कि डिफ़ॉल्ट होने नहीं जा रहा। इस मुल्क की आवाम पहले ही डिफ़ॉल्ट हो चुकी है। आप हमेशा लेवल प्लेइंग फील्ड की बात करते हैं। आज एक इदारा एक पार्टी को लेवल प्लेइंग फील्ड दे रहा है, दूसरा इदारा फिर वही इदारा किसी दूसरे हुक्मरान को लेवल प्लेइंग फील्ड दे रहा है। आप ये बताएं कि इनके जो बच्चे हैं, ये जो इस मुल्क के 2 करोड़ 20 लाख बच्चे हैं, इनको कौन लेवल प्लेइंग फील्ड देगा? आपके बच्चे कैम्ब्रिज, ऑक्सफोर्ड, हार्वर्ड से पढ़ते हैं, और ये बच्चे बेचारे पढ़ना तो दूर की बात है, इनके लिए रोटी खाना मजाल है इस मुल्क की बदतरीन महंगाई की शरह में। और जिस तरह ये निज़ाम जा रहा है, अगर अब भी आपने अपना वही तर्ज अमल रखा कि आप IPPs को सब्सिडी देने के लिए आपके पास 1.2 ट्रिलियन है, क्योंकि आप IMF के खिलाफ नहीं जा सकते, लेकिन जब इस गरीब अवाम को सब्सिडी देने की बात आती है तो आपके पास खजाने ही खाली हैं। क्यों? क्योंकि आप इस मुल्क में मैक्रो इकोनॉमिक रिफॉर्म तब तक नहीं कर सकते जब तक आप इस मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ना आए। और हमें बार बार एक ही बार बताई जाती है कि इमरान खान चोर है, नवाज शरीफ चोर है। भाई, कोई भी मुल्क अगर ये बात करें तो इंडिया में इससे पूरी कैबिनेट के अंदर इससे ज़्यादा क्रिमिनल्स बैठे हैं, लेकिन फिर भी वहाँ की इकॉनमी दुनिया की बड़ी इकॉनमी में से एक है। चलते हैं किसी नाजरीन किसी और शायरी की तरफ और जानते हैं उसका ओपिनियन। 100 पे पेट्रोल छोड़ के 330 रुपये, क्या करेंगे हम लोग? तो आप क्या समझते हैं कि इस मुल्क में ये जो महंगाई का तूफान आया हुआ है, इसका हकीकी जिम्मेदार कौन है? क्योंकि हुक्मरानों का कहना है कि हमें तो हुकूमत मुकम्मल टेन्योर पूरा करने नहीं दिया जाता। मियाँ साहब आ रहे हैं, उनका भी यही दावा है कि 3 बारियों के बाद उन्हें तीनों बारियों में बार बार उतारा गया, उनकी चलती हुकूमत को घर भेजा गया। अब वो चौथी दफ़ा वज़ीर आज़म बनकर इस मुल्क की इकॉनमी की डायरेक्शन कर देंगे, मैक्रो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ले आएंगे। आप इस बारे में क्या कहते हैं? सर जी, कहाँ से ले आएंगे, क्या करेंगे? कुछ भी नहीं किया। 3 बारों में उन्होंने कुछ नहीं किया, चौथी बार में वो क्या करेंगे? 3 बारों में उन्होंने क्या किया? इंटरनेशनल चोर करार दे दिया गया उनको, तो वो आगे फिर वज़ीर आज़म बनेंगे। हमारे वज़ीर आज़म हमारे सर पे बैठेंगे। मेट्रो बनाई जा रहे हैं, रोड बनाई जा रहे हैं, रोडों को हमने चाटना है। हमें महंगाई कम करनी है, हमें आटा सस्ता चाहिए, हमें चीनी सस्ती चाहिए, हमें घी सस्ता चाहिए, हमें पेट्रोल सस्ता चाहिए, हमें रोड नहीं चाहिए। हम रोडों पे गाड़ियाँ नहीं दौड़ाते, हमारे पास गाड़ियाँ नहीं हैं, उनके पास मर्सिडीज़ हैं, BMW हैं, हमारे पास रिक्शे हैं। हमारी दिहाड़ी लगानी मुश्किल हो जाती है हमारे। मैं सुबह 10 बजे से निकला हूँ, 500 रुपया कमाया, अभी तक 6 बज गए हैं। हम क्या कमाएंगे, हम क्या खाएंगे? वो तो हुक्मरान है, उनके अरबों की उनकी मिलें चाह रही हैं, सब कुछ चाह रहा है। हमारे लिए क्या किया उन्होंने? हमारे लिए तो कुछ भी नहीं किया उन्होंने। मरीम नवाज़ साहिबा का कहना है कि नवाज शरीफ के अगर पाकिस्तान के अंदर से नवाज शरीफ का दौर निकाल दिया जाए तो खंडरात के अलावा कुछ बाकी नहीं रह जाता। आप इस बारे में क्या समझते हैं कि मियाँ साहब ने ये जो मेट्रो बनाई और उसके बेशुमार प्रोजेक्ट्स हैं जो डेवलपिंग प्रोजेक्ट्स हैं, जिसके बारे में जैसा कि ऑरेंज लाइन ट्रेन है, मेट्रो है, और उसके अलावा उनका एक ये क्लेम भी है कि जो 2013 में मियाँ साहब की गवर्नमेंट थी तब तो पेट्रोल की भी कीमत कम थी और बिजली की भी कम थी। उनका ये कहना है कि अगर उनके खिलाफ साजिश ना की जाती तो इस टाइम मुल्क के हालात ये मुल्क एशियन टाइगर्स बन चुका होता। आप इस बारे में क्या कहते हैं? कि आप ये समझते हैं कि जो शहबाज शरीफ का दौर है वो अच्छा दौर, शहबाज शरीफ एज CM अच्छे नहीं थे और उस्मान बुज़दार ने उनसे बेहतर कारकर्दगी दिखाई है? सर देखें, उस्मान बुज़दार साहब आए हैं या शहबाज शरीफ साहब आए हैं, महंगाई अरूज पे ही जाती रही है जब भी गई। नवाज शरीफ साहब का जब दौर था ना, वो टाइम पिछला था। जब 2013 में गया ना, उससे पहले जो आए हैं मुशर्रफ साहब आए हैं, उसमें तो और भी सस्ता था काम। मुशर्रफ साहब का क्यों उतार दिया? उनको क्यों उतारा? उन्होंने फेंका बाहर। उस टाइम तो सस्ता था ना। ये ऑरेंज लाइन ना बनती तो कौन सा क़यामत आ जानी थी? क़यामत तो नहीं आनी थी ना सर। बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं सर, लेकिन मुशर्रफ साहब तो एक गैर आइनी तरीके से आए हैं। उन्होंने इस मुल्क के आइन को एब्रोगेट किया। सर बिल्कुल किया, जो भी किया। ज़ियाउल-हक साहब भी तो ऐसे ही आए थे। ज़ियाउल-हक साहब कैसे आए थे? तो आपका क्या आए थे? वो भी ऐसे ही आए थे ना, वो भी ऐसे आए। उन्होंने भी 10 साल हुकूमत किया, लेकिन डॉलर ऊपर नहीं जाने दिया। इन्होंने तो डॉलर को आसमान पे पहुंचा दिया। करेंसी किधर चली? हमसे इंडिया आगे चला गया, हमसे बांग्लादेश आगे चला गया करेंसी में। हम किधर रह गए हैं सर? हम तो पीछे रह गए हैं सर। इसकी वजह यह भी तो है कि इंडिया के अंदर तो एक मजबूत जमहूरियत है। अगर आप ये बात कह रहे हैं कि पाकिस्तान के सियासतदान चोर हैं, तो आप ये देखें
कि जो इंडियन कैबिनेट है या फिर इंडिया की जो पार्लियामेंट है उसके अंदर हमसे बड़े क्रिमिनल्स बैठे हैं, लेकिन उनकी इकॉनमी भी ठीक चल रही है और मुल्क भी तरक्की की सफ़र तय कर रहा है। आप इस बारे में क्या कहते हैं? सर इंडिया एक बहुत बड़ा मुल्क है। इंडिया हमसे 4 गुना ज़्यादा है, 4 गुना ज़्यादा उसकी आबादी है। उसमें आप 1 रुपया टैक्स की अगर वो देते हैं तो हज़ारों लाखों करोड़ों अरबों में बनता है वो टैक्स, और इंडिया की पॉलिसी के मुकाबला हम लोग नहीं कर सकते। उधर हर चीज़ सस्ती है, लेकिन वो चोरी करते हैं, लेकिन वो हर चीज़ सस्ती देते हैं। सऊदी अरब में चले जाएं, हर चीज़ सस्ती देते हैं, हर चीज़ सस्ती देते हैं। इधर क्या करते हैं सर? अवाम को चूसा जा रहा है बस। अवाम टैक्स हम पे करते हैं, ऐशी वो लोग करते हैं। हम कैसे गुजारा करें बताएं हमें आप, हम क्या करेंगे? तो आप क्या समझते हैं कि इस सूरत हाल में जिसके अंदर हमें नज़र आता है कि एक सियासी जमात को अंडरमाइन किया जा रहा है और यहाँ पर उनका कोई कारकुन बात करने के लिए तैयार नहीं, तो इस सूरत हाल में आप अपना अगला वोट किसको कास्ट करेंगे और क्या समझते हैं कि अगला इलेक्शन क्या एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन होगा? सर इस मुल्क में कभी फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुआ ही नहीं। जो भी हुक्मरान आता है, जो हारता है, वो कहता है मेरे साथ धांधली हुई है, मेरे साथ धांधली हुई है। सर कैसे धांधली होगी? आप लोग वोट लेते हो, आप लोग बैलेट के पास होते हो, कैसे धांधली हो जाती है? मुझे तो ये समझ नहीं आती। मेरी सर 51 साल उम्र हो गई है, 51 साल उम्र हो गई है। मैं 18 साल सऊदी अरब में रहा हूँ, लेकिन मैंने आज तक पाकिस्तान में किसी को वोट तक नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? कि बाद में अपने आप को कोसने से बेहतर है कि मत दो वोट। क्या करेगी ये हुकूमत? कुछ भी नहीं कर रही हमारे लिए। हम पीछे जाते जा रहे हैं, हम 100 साल पीछे चले गए, हम आगे नहीं जा रहे। पाकिस्तान पीछे जा रहा है, आगे नहीं जा रहा। लोग तरक्की कर रहे हैं, हम लोग पीछे जाए जा रहे हैं। सिर्फ किस वजह से कि करप्ट हुक्मरान हमें मिलते हैं हमेशा के लिए। जो भी आता है अपनी जेबें भरता है। मरियम साहब आती हैं, नवाज शरीफ साहब आते हैं, जरदारी साहब आते हैं, इमरान खान साहब आए हैं, कोई अच्छा काम कर रहे थे, उनको साइड पे कर दिया उन्होंने। लेकिन PMLN का कहना है कि इमरान खान भी तो उसी रास्तों से आए हैं जिससे बाकी सारे लोग पाकिस्तान की दीगर सियासी जमातें ताकत में आई हैं। सर मुझे ये बताएं कि इमरान साहब के ऊपर कोई करप्शन का केस हुआ है? कोई करप्शन साबित हुई है? वो अब्दुल कादिर ट्रस्ट का एक केस है वो जिसके बारे में कहते हैं कि उसमें करप्शन की गई है। सर साबित हुआ है? अभी तक कोई साबित नहीं हुआ सर, कोई पेशियां नहीं हो। जो इन पे केस करते हैं वो विड्रॉ हो जाता है, उस पर कोई साबित ही नहीं होता। तो इस किसके लिए उसको अंदर डाला हुआ है, मुझे ये बताया ना। पीपल्स पार्टी का तो ये क्लेम है कि जरदारी साहब के ऊपर भी इतने साल उनको जेल में रखा गया, लेकिन कोई सबूत हासिल ना हो सका। यही वजह है कि वो भी बेगुनाह है। आपका इस बारे में क्या कहना है? सर जरदारी साहब की बात आप कर रहे हैं। जरदारी साहब तो बहुत माशाल्लाह अच्छे बंदे थे। जब वो सियासत में आने से पहले सिनेमा के आगे टिकटें ब्लैक करते थे सर। आपको शायद पता ना हो, मुझे पता है सर, मैं पूरी हिस्ट्री जानता हूँ इनकी। टिकटें ब्लैक करते थे। टिकटें ब्लैक करने के बाद इन्होंने माफिया के साथ अपना जोड़ जोड़ा, वो सारा कुछ करके उसके बाद आस्ता आस्ता आगे बेनज़ीर के साथ शादी की और उनको सियासत में ले आए। वो बेनज़ीर साहबा को लोगों का कहना है कि जरदारी साहब ने मारा, अल्लाह जाने किसने मारा किसने नहीं मारा, हमें इस चीज़ का इल्म नहीं है। वो गए हैं, वो सियासत में आए, उन्होंने क्या किया है? उन्होंने ही कुछ नहीं किया। दुबई जाएँ, बिलावल हाउस का ये जरदारी साहब का इनका ट्रैवल एजेंट देखें, 5000 6000 डराला खड़ा हुआ है उधर। उनकी बिल्डिंगें देखें, इनकी फैक्ट्रियां देखें, इनके पास पैसा देखें। जरदारी साहब तो मशहूर है, जो एंकर बोलता है, जो बोलता है ब्रीफ केस, मिस्टर ब्रीफ केस ले लें जी, ये ब्रीफ केस लें, वो उधर ही ठप हो जाता है। वो कैसे सर कौन सी सियासत हो रही है? मुझे ये तो नहीं समझ आ रहा, क्या सियासत हो रही है? ये सियासत नहीं है सर, ये चोर बाजारी है, इसको सियासत नहीं कहते। सर बहुत बहुत शुक्रिया। जैसा कि हमने देखा कि आवाम का भी एक ही मुतालबा है कि आवाम को सब्सिडीज़ दी जाएं, और ये तब तक मुमकिन नहीं। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे मुल्क के अंदर तेल की इंपोर्ट 25% है, लेकिन मामला ये है कि जो IPPs इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर हैं, उनका कहना है कि उन्हें 1.2 ट्रिलियन की सब्सिडी चाहिए, जबकि हुकूमत का कुल बजट $14 ट्रिलियन है और टोटल हुकूमत जो पूरे मुल्क को सब्सिडी देती है वो सिर्फ $1 ट्रिलियन है। अगर हुकूमत IPPs को रेगुलेट नहीं करती, उनके साथ नेगोशिएशन नहीं की जाती, तो फिर इनको $1.2 ट्रिलियन की सब्सिडी देनी पड़ेगी, जिसका बोझ सिर्फ और सिर्फ आवाम के कंधे पे पड़ेगा। तो लिहाजा हुक्मरानों को ये सोचने की बात है कि अगर मुल्क इस तरह चलता रहा तो ये निज़ाम, जिसका वजूद का भी कोई सबूत नज़र नहीं आता, ये पहले ही अपना एतमाद खो चुका है और मज़ीद आवाम जमहूरियत पर भी अपना एतमाद खो देगी। फ़िलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान